बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए? इससे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे और हमने ये देखा कि जितने किसी एटम में प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन रदरफोर्ड ने एक प्रिडिक्शन की जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो ज़रूरी हो गई। अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी क्यों ज़रूरी हुई? वो इस वजह से कि हमारे पास जो मैस नंबर था ना, मैस नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस के ऊपर हम उन्हें जस्टिफाई नहीं थे कर पा रहे। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन का मैस जो है वो 16 है, जबकि इसमें प्रोटॉन तो सिर्फ 8 है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो 8 मैस है वो किस वजह से है, वो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो फिर रदरफोर्ड ने यह सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जो कि न्यूट्रल हैं और उनका मैस इक्वल टू प्रोटॉन है। ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, जो कि न्यूट्रल हो और उनका मैस इक्वल टू प्रोटॉन हो, अदरवाइज देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ दिस मैस। और बाद में ऐसा ही हुआ, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये किस तरह से हुई? ये हमारे पास पोलोनियम है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर अल्फा रेज का सोर्स क्या था, अल्फा रेज का सोर्स क्या था, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि अल्फा रेज का जो सोर्स यूज किया गया वो पोलोनियम था। यहां पर हमने इस पोलोनियम को रखा है लेड ब्लॉक के अंदर। इस लेड ब्लॉक का मकसद क्या है? इस लेड ब्लॉक का ये मकसद है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए प्रोटेक्शन रहे, ये रेज जो है वो सारी एक ही सिमत में जाएं, वरना तो ये हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं तो ये मेरी तरफ भी आएंगी और आपको पता है रेडियो एक्टिव रेज डैमेजिंग है, तो ये सारी रेज एक ही तरफ जाएं। इस वजह से हमने लेड ब्लॉक में नहीं रखा। इसमें ब्रिलियम का टारगेट यूज किया गया। ये यहां से निकली अल्फा रेज। अल्फा रेज आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज प्रोड्यूस हुई जो कि हीलियम का न्यूक्लियाई है। इनके आगे हमने रखा है ब्रिलियम टारगेट। ये जाके स्ट्राइक करेंगे इस ब्रिलियम के टारगेट से, वहां से कुछ मजीद पार्टिकल प्रोड्यूस हुए जिन्हें हमने स्ट्राइक करवाया जब फर्दर चार्ज डिटेक्टर से। तो चार्ज डिटेक्टर की नीडल मूव नहीं की, मीन्स कि उसने ये शो किया कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है। तो ब्रिलियम जो है हमारे पास किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई? अल्फा रेज जो है विच कंसिस्ट ऑफ हीलियम, इनकी स्ट्राइकिंग करवाएगी ब्रिलियम 49 के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास कार्बन 612 बन गया और साथ में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए विद 0 एटॉमिक नंबर एंड 1 मैस नंबर। तो ये 4 2 6 6 + 0 9 + 4 13 और 13। तो ये वो इक्वेशन थी, ये वो रिएक्शन था जिसके नतीजा में न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए। हमने प्रॉपर्टीज में भी और रिएक्शन पढ़ने हैं, तो आपसे वो पूछ सकता है कि किस रिएक्शन के नतीजा में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दैट इज हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट विल डिस्कस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें जो एमसीक्यू के लिए चीज़ें आपने याद रखनी है वो क्या है कि इसने किस सब्सटेंस की फॉइल यूज़ की थी। तो इसने गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी। आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि इसकी थिकनेस क्या थी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। 0.4 सेंटीमीटर ये थिक थी। दिस वाज द थिकनेस ऑफ दिस गोल्ड फॉइल। ठीक है जी। इसके ऊपर इसने बम्बार्टमेंट किसकी की थी? एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर जो इसने बम्बार्टमेंट की थी दैट वाज ऑफ अल्फा रेज। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्फा रेज इसने किस सब्सटेंस से हासिल की थी, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो यहां पर दो नाम दिए गए हैं। ये अल्फा रेज ये इसने रेडियम या पोलोनियम से हासिल की थी। इनसे ये अल्फा रेज आई जिनकी बम्बार्टमेंट से जो है वो इसने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। अब ये था इसका एक्सपेरिमेंट कि गोल्ड की फॉइल ली, उस पर अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट की, ऑलमोस्ट 20,000 पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। फिर इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। इस बम्बार्टमेंट के नतीजा में इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू। मोस्टली पार्टिकल्स वेंट या पास स्ट्रेट।
ये इसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। नंबर 2, ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। ये ऑब्जर्वेशन आपको एमसीक्यू में आ सकती हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी, वन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था विच बाउंस्ड बैक, और जो बाउंस बैक हुआ है उसमें 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन आती है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी और इन ऑब्जर्वेशन के नतीजा में कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर कुछ रिजल्ट निकाले। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, मीन मोस्टली पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है? एम्प्टी है। ये इससे रिजल्ट निकाला गया। ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। अब इससे ये रिजल्ट निकाला गया, अल्फा पार्टिकल का अपना भी अच्छा खासा मैस है, तो अगर ये डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इट मींस दे हैव स्ट्राइक विद अ हैवी ऑब्जेक्ट, जो कि कहां पर मौजूद है? सेंटर में। और इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया, इसका मतलब है कि उस जिस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया उस पर भी चार्ज पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो वो उसको अपने साथ अटैच कर लेता। तो इन एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, हैवी ऑब्जेक्ट सेंटर में है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और एटम का सारा मैस उस हैवी ऑब्जेक्ट में है। और इस हैवी ऑब्जेक्ट को फिर क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस का। दिस इज हाउ न्यूक्लियस वाज डिस्कवर। तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल पेश किया, दैट वाज रिजेंबलिंग टू द सोलर सिस्टम। इसने कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में होता है कि सूरज के गिर्द बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग अराउंड हिम। लेकिन ये इसने अपने सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी सिस्टम से रिजेंबल करता हुआ अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। अब इसके मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स थे। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यू। द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस करता है। जैसे बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बेस करता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ही ये कहती है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी। मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी, मुसलसल एनर्जी एमिट करते हैं। और जब वो एनर्जी मुसलसल एमिट करेंगे तो इसका हमें क्या नुकसान होगा कि ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी एमिट करता करता एक टाइम आएगा कि ये इसके अंदर आके फॉल कर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हकीकत में तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो दैट वाज द डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। नंबर 2, सेकंड जो इसका डिफेक्ट था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि ये मॉडल किसकी बेस पर था? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। सेकंड डिफेक्ट, अगर वो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस। ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आए, लेकिन हमने ये देखा है बना के कि असल में स्पेक्ट्रम लाइन बनता है। तो ये भी इसका डिफेक्ट था। सो दैट वाज मॉडल एंड इट्स डिफेक्ट। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। थैंक यू।